नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम यूपी PSC RO ARO एग्ज़ाम 2023-24 जो आपका होना है उसका पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 कराने वाले हैं। 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है VD सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ डिफेंस इंडिपेंडेंस, और बी ऑप्शन में है RC मजूमदार द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। सी ऑप्शन में है राधा कमल मुखर्जी बनाम अवध इन रिवॉल्ट 1857 टू 1858, और डी ऑप्शन में है SB चौधरी सिविल रिबिलियंस इन द इंडियंस म्यूटिनी 1857 टू 1859। तो इसका दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा, इसमें बाकी दोस्तों सभी सुमेलित हैं। अवध इन रिवॉल्ट 1858 पुस्तक के रचयिता रुद्रांशु मुखर्जी ने की थी। तो यहाँ पर दोस्तों अवध यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों सभी सुमेलित हैं, ये सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। यहाँ पर भी पूछा गया है, इसमें मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। अब दोस्तों निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, अब आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1937 में हुआ 11वें प्रांतीय चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई और बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी 3 और 4 जो हमारा है ये सही, बंगाल और पंजाब, ये दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। RC दास, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, और डी ऑप्शन में विट्ठल भाई पटेल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1925 में सेंट्रल असेंबली का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया था। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है। रजनी कोठारी, MN श्रीनिवास, आशीष नंदी, और डी ऑप्शन में है DL सेठ। तो इसका दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना रजनी कोठारी ने की थी और विकासशील समाज अध्ययन पीठ की स्थापना वर्ष 1963 में इन्होंने ही की थी, रजनी कोठारी ने। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं है। युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, और डी ऑप्शन है आंतरिक अशांति। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आंतरिक अशांति, दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा युद्ध, वाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत
अब देश में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 57वां संविधान संशोधन 1987, 58वां संशोधन 1987 और सी ऑप्शन में है 59वां संशोधन 1988 और डी ऑप्शन में है 60वां संशोधन 1988। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 58वां संशोधन 1987, यानी यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 58वां संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के अंतर्गत भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु अधिकृत किया है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9, नगरपालिकाएं भाग 9 का, सहकारी समितियां 9 खा और डी ऑप्शन में है अधिकरण भाग 10। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अधिकरण भाग 10, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र के संबंध में विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है, इसका संबंध अधिकरण से नहीं है। तो यहां पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सभी विकासात्मक प्रयास के सार के रूप में मानव विकास को भी विशेष महत्व दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद है, क्या है आपको यहाँ पर बताना है। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है या फिर युद्ध का ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्रोतों का संकलन। ए ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद के स्रोतों का संकलन माना जाता है, जिसकी महत्वपूर्ण संहिता को 10 मंडलों में विभाजित किया जाता है। 10 मंडलों में 85 अनुवाक एवं 1017 सूक्त हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? ऑप्शन है आपके अधिक शब्द लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी या डी ऑप्शन में है आधुनिक समाज के लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी देश के सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी लोक संस्कृति को स्पष्ट करती है। सामान्य लोगों की प्रचलित मान्यताएं लोक संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? विलायत खां सितार, अल्लाह रखा तबला, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, अजमत अली खान पखावज। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अजमत अली खान का संबंध सरोद से है, ये भारत के विख्यात सरोद वादक थे। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग में आपको बताना है। 12 करोड़ हेक्टेयर, 16 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर, 17 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है 14 करोड़ हेक्टेयर, यानी यहाँ पर हमारा
सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 329 करोड़ हेक्टेयर है। भारत में कुल फसलों की बुआई क्षेत्र 19.5 करोड़ है एवं शुद्ध बुआई का क्षेत्रफल 141 करोड़ हेक्टेयर है। तो यहाँ पर 14 करोड़ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कण लिखा हुआ है, कान लिख गया है। ऑप्शन है आपके मृतिका, गाद, महीन बालू और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है महीन बालू। यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। महीन बालू के कण का व्यास 0.002 mm होता है। गाद के व्यास की अगर हम बात कर लें तो 0.0625 mm होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, करनाल बंट रोग है, करनाल बंट रोग है जौ फसल का, गेहूं फसल का, बाजरा फसल का, गलत टाइप है ये, और डी ऑप्शन में है ज्वार फसल का। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ये भी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं की फसल का, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। करनाल बंट रोग गेहूं की फसल से संबंधित है। राजस्थान एवं हरियाणा के कई जिलों में इस बीमारी के कारण गेहूं की फसल प्रभावित होती है और इस रोग के कारण गेहूं की फसल काली हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 1956 में, 1962 में, 1992 में और 2013 में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। सेबी अधिनियम को सर्वप्रथम एक विधेयक के तौर पर 1988 में पेश किया गया था, परंतु इसे 1992 में पारित किया गया था। तो यहां पर सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा, सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा सहकारी समितियों के निबंधन द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा की जाती है, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 2006 में, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 16 जून 2006 को पारित हुआ था और इस समय इन उद्योगों के लिए अलग मानदंड भी निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है और महाराष्ट्र एवं बिहार दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ, कब हुआ? 1981, 1982, 1983, 1984। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर सही हो 1981। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1981 पराक्रम में लिखित के संदर्भ में अधिनियमित किया गया। यह अधिक वर्ष
1981 1881 में प्रभावित हुआ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन शासित किया जाना था? कंपनी द्वारा, ताज के नाम पर, निर्देशक मंडल द्वारा, और डी ऑप्शन में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ताज के नाम पर, यानी यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है गदर पार्टी की स्थापना सैन्य फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी? मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल द्वारा। तो बी ऑप्शन दोस्तों यहां पर सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक मिले थे? तो ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को 11 पदक मिले थे। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है किस भारतीय तेज गेंदबाज को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है मोहम्मद शमी को। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप 2023 में शानदार गेंदबाजी की, जिस कारण इन्हें इस वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हम प्रश्न है हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 18 दिसंबर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा 19 दिसंबर। हाल ही में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके अलावा आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर ज़रूर किया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।